दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लोग जो करने वाले हैं वो बेसिकली बेसिक एप्लीकेशंस हैं ऑफ द लर्न कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें हल्के से ट्विस्ट वाले सवाल हैं, थोड़े से हायर कॉन्सेप्ट पे सवाल हैं। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ चीजें एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर लेवल की हैं जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट लेक्चर में और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। हालांकि क्वेश्चन करवाते समय मैं उनको भी आपको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन कुछ हायर कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। तो शुरू करते हैं आज अपनी जर्नी। ठीक है, क्वेश्चन पहला देखिए हमें मिल रहा है। इट इज फ्रॉम डेली 2019 पेपर एंड व्हाट द क्वेश्चन इज ऑफरिंग अस like an electron move with velocity v in a uniform magnetic field. Just keep on underlining the important points. और एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे जो मैं यहां पे आपको कहना चाहता हूं, जो मैंने इवन 12th के जेई एस्पिरेंट्स को भी बहुत कॉमन मिस्टेक करते हुए देखा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ मिल जाए तो बच्चे उसको अंडरलाइन भी कर लिया करो और अपनी तरफ से एक माइनस साइन भी लगा लिया करो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो उसमें सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है और करंट इलेक्ट्रॉन के बहने के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम ये बात ध्यान ना रखें तो अगर आंसर ईस्ट आ रहा होगा हम वेस्ट लगा के आ रहे होंगे और मजे की बात वो भी ऑप्शन में मिलेगा। ये इतनी कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे इवन 12th में भी आके करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है दोस्तों, कोशिश हम कर सकते हैं कि ये सिली मिस्टेक ना हो। इलेक्ट्रॉन को अंडरलाइन कर लीजिए, निगेटिव लगा लीजिए, फिर क्वेश्चन आगे पढ़ना शुरू कीजिए। सो इज मूव विथ वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, ये भी आपको दिया हुआ है। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, मैं आपको वेक्टर वाला फॉर्मूला लिखवा रहा हूं और ये मैं आपको लास्ट टर्न पे भी हालांकि लिखवा चुका हूं बच्चे। ऐसे सारे सवालों में आपको 10th के लेवल तक सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालने की है बच्चे। आपको 10th के एप्लीकेशन में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पूछा जाता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, 24 minutes, 2 million views, highest watched video ever on JEE. Shall I say something else? If you are an IIT JEE aspirant, go watch it now. Eye opener for every IIT JEE aspirant and get mesmerized. यहां पर आप लिख लीजिए कि किसी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होता है वो Q इंटू V क्रॉस B होता है, वो Q इंटू V क्रॉस B होता है। ठीक है, यहां पर v वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है। अब मैं आपको वेक्टर की बड़ी बड़ी दुनिया में नहीं ले जा रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड। बच्चे किसी भी फोर्स की दो चीजें खास होती है, वेक्टर की दो चीजें खास होती है, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड वन इज डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, ये मैग्नेटिक फोर्स का, ये मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, ये होता है QVB साइन थीटा। प्लीज ये वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि एनटीएसी में आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, यहां पर थीटा किसके बीच में एंगल है? थीटा एंगल होता है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं बच्चे। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने का राइट हैंड थंब रूल कैसे करना? लिखा है ना v क्रॉस b, यानी v पहले है और b बाद में है ना, तो सीधे हाथ की चारों उंगलियां रखेंगे v की तरफ, ठीक है, और नेचुरली घुमाएंगे b की तरफ, नेचुरली एकदम। तो अंगूठा किधर जा रहा है? पेज के अंदर। तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स पेज के अंदर होगा और यही अगर चार्ज निगेटिव हुआ तो यहां पे चार्ज साइन के साथ रखोगे बच्चे तो फोर्स निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव मतलब अगर अंगूठा अंदर जा रहा है तो अंदर नहीं होगा बच्चे, वो बाहर होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है ये भी मैंने आपको बता दिया और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब मैं इस सवाल में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल में आपको ले रहा हूं जिससे कि आगे जब भी जरूरत पड़ेगी तो आई विल टेक इट ब्रिस्क। ओके बच्चे, ये फोर्स जीरो दो कंडीशन में हो सकता है, या तो v0 हो जाए,
चार्ज चल ही ना रहा हो, या साइन थीटा 0 हो जाए। और साइन थीटा 0 कब होगा? या तो थीटा 0 डिग्री हो, मतलब चार्ज और चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल। फील्ड इधर है, चार्ज भी इधर ही जा रहा है बच्चे, ऐसा हो तो भी ये 0 होगा। और एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री में भी ये 0 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम ये फोर्स होता है, ये भी नोट करके रख लीजिए, ये फोर्स मैक्सिमम तब होता है जब साइन थीटा 1 होता है। और जब साइन थीटा 1 होता है बच्चे, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। आई ये बात समझ में? ठीक है। तो ये थ्योरी में हम लोगों ने काफी चीजें लिखी। मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों QVB, जब थीटा होता है 90 डिग्री। आप 10th के स्टूडेंट्स हो बच्चे, जानते हो 90 डिग्री में साइन थीटा 1 हो जाता है, ठीक है। 0 कब होता है ये भी मैंने आपको बताया। फोर्स कितना होता है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताया। चलिए अब इस सवाल को कर लेते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर हर सवाल में इतना सोचना है। नहीं बच्चे, मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि व्हाट इज योर डेप्थ, प्रेजेंट डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी इन इंफॉर्मेशन की प्रेजेंट डेप्थ क्या है, दिस इज आई एम अनअवेयर ऑफ। और इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको रिवाइज करवा रहा हूं बच्चे। जिन्होंने ये पढ़ रखा है उनके लिए तो अच्छी बात है, रिवीजन है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो सीख भी सकते हैं, इसलिए टाइम ले रहा हूं बच्चे, अदरवाइज ये क्वेश्चन 20 सेकेंड्स का है। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 0। वाह, ये तो बहुत ही अजीब सा सवाल है। ऑप्शन है तो ये नहीं है, नेवर 0, ये भी गलत है। 0 इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी, गलत है बच्चे, तब तो मैक्सिमम होता है, ये भी गलत है। तो फिर सही उत्तर कौन सा है? डी वाला, 0 इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू बी। अ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बच्चे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। बस 12th में आओगे ना तो इन्हीं पे थोड़े मैथमेटिकल सवाल और बढ़ जाते हैं, मैथ्स और करना पड़ता है, बस इतना अंतर है, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। फिजिक्स थोड़ी बदलता 10th और 12th में, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट है बिहार की भूमि से। तो बिहार की भूमि से थोड़ा सा 11-12 टच करता हुआ सवाल मिलने की उम्मीद होती है, ये वैसा ही है, दिख रहा है थियोरेटिकल, पर इसमें भी मुझे आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट सिखाने पड़ेंगे। The radius of path of charged particle in a uniform magnetic field is directly proportional to। क्या होता है बच्चे, जब मैग्नेटिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म और जब चार्ज को आप उसके परपेंडिकुलर फेंकते हो, ठीक है, चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आप कर देते हो, तो उस पे जो फोर्स आता है वो फोर्स उसे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। इट इज सेम एज जैसे मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना हो, तो अर्थ जो मून को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है ना अपनी तरफ, वो उसे सेंट्रीपिटल देता है, ठीक है। सिमिलरली अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करना है, तो सन अर्थ को जो अपनी तरफ खींचता है वो उसे सेंट्रीपिटल देता है, अगर हम सिर्फ अर्थ सन सिस्टम कंसिडर करें तो। वैसे ही यहां पर जब आप एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक देते हो, जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर फेंका, वो सर्कल में घूमने लगता है बच्चे, ठीक है, वो सर्कल में घूमने लगता है क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है बच्चे, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कितना होता है, BVQ, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ही काम करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। आप v से v काट दें तो रेडियस का फॉर्मूला आ जाता है mv/bq। ये एक फॉर्मूला है जिस पे 5 सितारे लगाकर प्लीज इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। Q यहां पे पार्टिकल का चार्ज है, V उसकी स्पीड है, M उसका मास है, और B यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है। कुछ कुछ सवालों में mv को हम P भी लिख सकते हैं, मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है बच्चे, मास इंटू
वेलोसिटी, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मास इनटू स्पीड, हाँ या ना। तो इसको P भी लिख सकते हैं, पर ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये बड़ा काम का फॉर्मूला है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात इसी सवाल में, मतलब इस सवाल के थ्रू मैं आपको एक जो सिखाना चाहता हूं वो ये है कि आप इंटरेस्टिंग बात ये याद रख लीजिए। अब देखो, इसका अपने को रेडियस पता चल गई, तो मुझे बताओ रेडियस पता चल गई, तो ये एक चक्कर जब लगाएगा, व्हेन इट विल कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, व्हाट विल बी द डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल्स, 2 पाई r, सरकमफरेंस के बराबर, नहीं क्या, सर्कल के सरकमफरेंस के बराबर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसको एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं बच्चे, टाइम टू रिवॉल्व इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इजीली इसको ऐसा बोल सकते हो कि सर देखो, यहां पर एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस चला वो 2 पाई r और स्पीड v है, तो टाइम कितना लगेगा, 2 पाई r बाय v, है ना। और r की ये वैल्यू रख दोगे ना बच्चे, यहां पर r की ये वैल्यू mv अपॉन bq, तो एक बहुत ही मजेदार बात होती है, v से v कट जाता है, v से v कट जाता है, ठीक है। और v से v कट जाता है, तो ये बचता क्या है, ये बचता है 2 पाई m बाय bq, ये बचता है 2 पाई m बाय bq, सही है। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह आती है कि अगर आप पार्टिकल को कम स्पीड से फेंकते हो, वो छोटे सर्कल में घूमेगा, ज्यादा स्पीड से फेंकते हो, बड़े सर्कल में घूमेगा, और ज्यादा स्पीड से फेंकोगे और बड़े सर्कल में घूमेगा। लेकिन मजे की बात, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसे, उस टाइम को उसकी स्पीड से कोई मतलब नहीं होता। यही कॉन्सेप्ट हमारे इंदौर में कैट में पार्टिकल एक्सेलरेटर है, वहां यूज होता है बच्चे, साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। यही फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पे आई बिलीव सर्न लेबोरेटरी में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में भी यूज होता है, ठीक है। कभी डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे बाद में, अभी तो एनटीएससी पास में है, ठीक है। पर एक पॉइंट यहां पे रख लीजिए कि टाइम पीरियड जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो रेडियस का ये हो गया। अब चलो ये वाला सवाल तो देख ही लेते हैं, हाँ या ना। द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इसको डबल किया वो भी डबल होगा, ऐसा। चार्ज ऑन द पार्टिकल, गलत, क्यों गलत, इसके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, दिख रहा है ना सवाल में बच्चे अपने को, क्यू तो नीचे है। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, देखो मोमेंटम आ गया, एम भी तो मोमेंटम ही तो होता है, हाँ ये सही है, ये एकदम सही है, ठीक है। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी तो अभी दिख नहीं रहा है बच्चे यहाँ पे अपने को, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, नहीं वो नीचे है। एनर्जी मोमेंटम का भी एक रिलेशन बना सकते हैं, पर एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, वो एनर्जी के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लिखोगे ना बच्चे आप, ऐसा वो बना सकते हो मोमेंटम और एनर्जी के रिलेशन से। तो आई बिलीव ये सवाल समझ में आया। देखो ये सवाल होना एक अपने आप में एस्पेक्ट है सीखने का, लेकिन जो ये सब मैंने आपको सिखाया है बच्चे, ये ध्यान रखना, किसी भी टाइप का सवाल आ जाए इसमें आप बना लोगे, ठीक है। तो ये सीखने की कोशिश कीजिए थोड़े समय के लिए, तो एनटीएससी फेज 1 निपट जाएगी, फिर थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भूलना, फिर जब सेकेंड फेज आए तब वापस इनको याद कर लेना, हाँ या ना। बीच में अपना 10th बोर्ड का करते रहना मस्ती में। तो ऐसे अपने जीवन को अभी अगले जो 30-40 दिन बचे हैं आपके, उसमें पूरा एनटीएससी मय कर लो, ठीक है, पूरा एनटीएससी पे फोकस हो जाओ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ीसा 2019 के पेपर से, अच्छा सवाल। बिहार, उड़ीसा और हरियाणा, जनरली ये लोग थोड़ा सा रिलेटिवली ऊपर जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स में, एप्लीकेशन पार्ट में, आई वुड से एप्लीकेशन पार्ट में, पर ऐसा भी नहीं है कि कोई किए ही नहीं जा सकते, आराम से किए जा सकते हैं, ठीक है। So a square metal loop is moving away from a current carrying straight conductor as shown. What is the direction of induced current? अब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सवाल में बताया बच्चे, अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही हो तो एंटी क्लॉकवाइज, अंदर जाने वाली फील्ड कम हो रही हो तो क्लॉकवाइज, बाहर आने वाली फील्ड बढ़ रही हो तो क्लॉकवाइज, और बाहर आने वाली फील्ड कम हो रही हो तो एंटी क्लॉकवाइज। बस ये 4 केस लिख के रख लो,
नोट करके रख लो, यही 4 केस है बड़े काम के। अब यहां देखो करंट किधर जा रहा है बच्चे, पेज पे नीचे, पूरा की पूरा लूप किधर है बच्चे, राइट में। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि इस पूरे लूप में फील्ड बाहर होगी या अंदर। अब ये कैसे देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल। करंट किधर जा रहा है, नीचे, तो करंट जा रहा है नीचे, लूप पूरा की पूरा है इधर, बाहर की तरफ आएगा बच्चे, बाहर की तरफ। तो यहां पे हर जगह जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है, यहां पे हर जगह जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है, हाँ या ना। और जब आप इस लूप को दूर ले जा रहे हो बच्चे, तो आप वायर से दूर ले जा रहे हो। अब भी जस्ट मैंने बताया बच्चे आपको कि वायर से दूर जाने पे फील्ड क्या होती है बच्चे, वायर से दूर जाने पे फील्ड कम होती है। वायर से आर डिस्टेंस पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे आपका, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाय आर, लॉन्ग वायर से। जैसे जैसे आर बढ़ेगा फील्ड कम होगी, यानी जब इसको दूर ले जा रहे हो तो बाहर आने वाली फील्ड कम हो रही है। और मैंने क्या बताया आपको, बाहर आने वाली कम हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर भी आंसर क्या होगा बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। कठिन सवाल नहीं है लेकिन करना पड़ेगा बच्चे। और ऐसे क्वेश्चन पहले इंजीनियरिंग एंट्रेंस में, स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आ जाते थे। तो उस लेवल को उड़ीसा, बिहार और हरियाणा में मेनली टच किया जा रहा है। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर डूइंग गुड। पर अगर हम इस लेवल तक की प्रिपरेशन सभी बच्चे कर लें तो आसान तो हो ही जाएंगे बच्चे, हाँ या ना, सही है। कह सकते हैं ना, अगर आप वो ट्रेंट बोल्ट या जोफ्रा आर्चर या और भी जो फास्ट बॉलर है उनकी बॉल को खेलना सीख गए, तो जो मीडियम पेसर्स हैं उनकी तो खेल ही लोगे, सही है, ऐसा है। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आएगा आंसर बच्चे, ठीक है। फिर से लॉजिक समझिए, करंट नीचे जा रहा था तो हथेली से मैग्नेटिक फील्ड किधर आई, बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। हम लूप को दूर ले जा रहे हैं और दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, यानी बाहर आने वाली फील्ड कम हो रही है। और जब किसी लूप से बाहर आने वाली फील्ड कम हो तो करंट इस तरह से इंड्यूस होता है कि वो फील्ड को कम ना होने दे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है बच्चे, वो और फील्ड निकालने लगेगा, पक्का। चलिए, सो हियर आंसर वुड बी एंटी क्लॉकवाइज।